लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि महाकुंभ में 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच क्या क्या बदल चुका है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान हुआ था और आज 3 फरवरी को वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान हुआ है। 29 जनवरी को जब दूसरा अमृत स्नान हुआ तब देर रात भगदड़ की घटना में 30 लोगों की जान चली गई थी, आप सब जानते हैं। और यह वो समय था जब पहली बार महाकुंभ की भीड़ ने लोगों के मन में डर पैदा किया। जिस सोशल मीडिया पर महाकुंभ के दिव्य और भव्य रूप की चर्चा हो रही थी, उसी सोशल मीडिया पर भगदड़ के बाद महाकुंभ के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हो गया। किसी ने कहा कि सरकार भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है, तो किसी ने लिखा कि आप लोगों के लिए महाकुंभ में जाना सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ महाकुंभ को लेकर नकारात्मक माहौल बना दिया गया और इस सब के साथ हमारे देश का एक खास वर्ग लोगों में अविश्वास भी पैदा करता जा रहा था और हमारे देश के नेताओं को तो आप जानते ही हैं, इसलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। ये जो पूरा दुष्प्रचार चला, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने यह मान भी लिया कि महाकुंभ का मेला अगले 1 से 2 हफ्ते में अब खाली हो जाएगा और अब वहां पर लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर डर है, अव्यवस्था है और वहां जाने का अब कोई फायदा नहीं, बहुत परेशानी होगी। लेकिन आज की ये तस्वीरें पूरे देश को बता रही हैं कि महाकुंभ के खिलाफ जितना भी दुष्प्रचार हुआ, उसे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने हरा दिया है। और आज तीसरे और आखिरी अमृत स्नान में शाम 6 बजे तक 2 करोड़ 33 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और ये आंकड़े अनुमान से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगदड़ की घटना के बाद भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई है। मौनी अमावस्या से पहले 13 जनवरी से 28 जनवरी के बीच 19 करोड़ 94 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में आए थे और हर दिन औसतन 1 करोड़ 32 हजार लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। लेकिन 29 जनवरी को भगदड़ की घटना के बाद ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। 30 जनवरी से 3 फरवरी को शाम 6 बजे तक 9 करोड़ 62 लाख लोग महाकुंभ में आए और हर दिन औसतन 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। इससे यह पता चलता है कि लोगों ने ना तो इस पर हो रही राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया और ना ही इसके खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार पर कोई विश्वास किया है। हमारे देश के कुछ नेता यह सोचते हैं कि महाकुंभ का आयोजन अगर फेल हो जाएगा तो इससे सरकार की बड़ी बदनामी होगी और विपक्षी नेताओं को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन लोगों की यह भीड़ आपको बता रही है कि उनके लिए महाकुंभ राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। यह लोगों के लिए सिर्फ उनकी आस्था का विषय है, जिसके बीच में वो किसी भी तरह की राजनीति और दुष्प्रचार को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं। और यह बात इसलिए भी है क्योंकि आज ही महाकुंभ में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। 35 करोड़ लोगों का मतलब है कि अमेरिका जैसे एक पूरे देश की आबादी ने सिर्फ 22 दिन में महाकुंभ में पवित्र स्नान कर लिया। सरकार का अनुमान है कि 45 दिनों के महाकुंभ में कुल 45 करोड़ लोग यहां आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि इस बार यह आंकड़ा 45 करोड़ को भी पार कर सकता है। अब तक महाकुंभ के 22 दिन ही पूरे हुए हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। अभी तो 23 दिन बाकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब यह अनुमान लगवाया गया कि आज के अमृत स्नान के बाद महाकुंभ में क्या वाकई भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में अगर हर दिन 50 लाख लोग भी आते हैं तो अगले 23 दिनों में ये 11.5 करोड़ लोग और हो जाएंगे और इस तरह पूरे 45 दिनों में 46.5 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करने का एक अद्भुत और अकल्पनीय रिकॉर्ड इस दुनिया के सामने बना देंगे। आज बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर भगदड़ का असर महाकुंभ की भीड़ पर नहीं हुआ तो फिर आज के अमृत स्नान में उतने लोग क्यों नहीं आए जितने लोग दूसरे अमृत स्नान में आए थे। यह बात आपके दिमाग में भी जरूर आएगी, क्योंकि मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान में 7 करोड़ 64 लाख लोग आए थे, जबकि आज के पवित्र स्नान में 2 करोड़ 33 लाख लोग आए हैं। तो अंतर तो बहुत बड़ा है, कहां 7 करोड़ कहां 2 करोड़।
इन आंकड़ों से आपको यही लगेगा कि महाकुंभ में अब भीड़ बहुत कम हो रही है, लेकिन सच यह है कि महाकुंभ के पूरे 45 दिनों के आयोजन में सबसे बड़ा दिन मौनी अमावस्या का ही होता है। और मौनी अमावस्या का अमृत स्नान पितरों को समर्पित होता है और यह स्नान मोक्ष के लिए किया जाता है। और महाकुंभ के पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा लोग हर बार मौनी अमावस्या के मौके पर ही आते हैं और इसलिए मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की आज के अमृत स्नान से तुलना करना सही नहीं होगा। और इस बात को आप वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ के आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। उस समय मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया था और वसंत पंचमी पर उस समय 1.5 करोड़ लोगों ने यह अमृत स्नान किया था। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो रेशियो लगभग वैसा ही है। वसंत पंचमी का अमृत स्नान पितरों को समर्पित नहीं होता। यह अमृत स्नान देवी सरस्वती को समर्पित होता है, जिन्हें ज्ञान की देवी हम मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद जब ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया और हर तरफ बिल्कुल चुप्पी और खामोशी छाई हुई थी। यह सब देखने के बाद उन्हें लगा कि उनसे संसार की रचना में कहीं कोई कमी रह गई है और इसी के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर वो अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़केंगे तो इससे एक महान ज्योति पुंज उत्पन्न होगा और यह ब्रह्मांड उन्हें मूक नजर नहीं आएगा। इसके बाद इस सुझाव पर ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी सरस्वती प्रकट हुई और जब उन्होंने अपने वीणा के तारों को छेड़ा तो उससे जो ध्वनि पैदा हुई उसी से सभी जीवों को आवाज मिली और इसी आवाज के कारण आज हम और आप संवाद कर पाते हैं, बोल पाते हैं और हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी वजह से आज के दिन वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी होता है। और आज इसी मौके पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान हुआ। आज के अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़ों के नागा साधुओं ने हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर संगम की नोज तक एक विशाल भव्य जुलूस निकाला। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए और नागा साधुओं पर पुष्प वर्षा की गई। अब आप ये देखिए कि आज प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या नए बदलाव किए थे। पहला, आज मेला क्षेत्र में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया था। दूसरा, आज पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया और भीड़ एक स्थान पर ज्यादा देर के लिए इकट्ठा रही भी नहीं। भीड़ में लोग लगातार आगे चलते रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के जवान अलग अलग टीमों में घोड़ों पर आज गश्त कर रहे थे। तीसरी बात, आज गंगा और यमुना नदी पर बनाए गए सभी अस्थायी पुलों को बंद नहीं किया गया था, बल्कि प्रशासन ने 4 पुलों से लोगों की आवाजाही को आज जारी रखा। तो ये जो पहले गलती हुई थी उसे सुधार लिया। चौथा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के अपने कमरे में रात 3 बजे से ही अमृत स्नान की लाइव फीड पर नजर रखे हुए थे। सीसीटीवी की जो फुटेज है वो लगातार वो अपने कार्यालय से, अपने कमरे से देख रहे थे, अपने सामने लगे टीवी की स्क्रीन पर। और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और रात 3 बजे से ही मुख्यमंत्री इस मेले पर, आज के आयोजन पर नजर रखे हुए थे।
हर हर महादेव का जय घोष यहाँ पर लग रहा है और सभी अपने आप उनके सामने पीछे होते जा रहे हैं। और ये डमरू वादन और ये भगवान शिव की तरह डमरू वादन होता हुआ और नागा जो हैं जूना अखाड़ा के, वो अब संगम की ओर अब बढ़ रहे हैं। क्या माहौल है, कैसी अनुभूति है? बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ में हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि आज प्रशासन की तरफ से जितनी भी व्यवस्था की गई है बहुत ही पॉजिटिव है। सभी अखाड़े एकदम समय पूर्वक निकले हैं। गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज है। महाराज जी, आज स्नान बसंत पंचमी का स्नान है, क्या कहेंगे, पहले क्या संदेश? आज का जो आनंद है, अद्भुत आनंद है। संपूर्ण विश्व में ऐसा आनंद नहीं है। आप संपूर्ण विश्व की एक बार झलक ले लीजिए और फिर तीर्थराज प्रयाग आ जाइए। अपनी छड़ी के साथ आपको हम ये उत्साह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग अखाड़े, चाहे वो बैरागी अखाड़े हो या फिर देखिए, एक तरफ से एक अखाड़ा आ रहा है और दूसरी तरफ से निर्वाणी अणी अखाड़ा वहां से लौट रहा है। महाराज ये बताइए, आप लोग बैल लेकर के आ रहे हैं, क्या है ये पूरा? क्या बता जी, ये हमारे इस्कॉन का रथ है। पीछे गौर निताई है, कृष्ण बलराम जी हैं और नगर संकीर्तन करते हुए हम लोग संगम स्नान की ओर जा रहे हैं। मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं, मैं बस हर हर महादेव का नाम लेता रहा, मेरे लिए रास्ता खाली होती चली गई जी। आप जैसे आप निकल रहे हैं तो ऐसा आपको लगा कि लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं कहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन और ये भाई लोगों का सबका योगदान है जो हमारी हर जगह हेल्प हुई, इसके लिए मैं इनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, घाट को खाली करने के साथ उतना ही पुण्य मिलेगा। यहाँ पे निकासी का और प्रवेश के मार्ग दोनों पे एक साथ पब्लिक आ गई थी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है और वन वे जो हमारी स्कीम है, एकल मार्ग व्यवस्था, उसे और सुचारू रूप से लागू किया गया है। कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से भीड़ कंट्रोल में आई है। सभी वीकनेसेस को हमारा आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशंस निकाला। हर एक वीक पॉइंट्स पे जहाँ पे हम लोग थे उसको जाके रिव्यू किया गया, उसका फिर एक सोल्यूशन निकाला गया। उस सोल्यूशन को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अब जनता तो आपने देख ली, श्रद्धालुओं को आपने देख लिया, आज क्या हुआ, संख्या क्या रही, सब आपने देख लिया। अब जरा यह देखिए कि महाकुंभ पर राजनीति कैसे हो रही है और विपक्ष के नेता महाकुंभ को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि महाकुंभ की भगदड़ में 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं, जिस पर बहुत हंगामा भी हुआ। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी कहा कि इस वक्त संगम का पानी सबसे ज्यादा दूषित है क्योंकि प्रशासन ने इसमें भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों को फेंक दिया है। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, इसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। आई एम आस्किंग यू, यू डिक्लेयर इफ आई एम फॉल्स, इफ आई एम रॉन्ग, आई एम रेडी टू डू इट। मैं अभी राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं
उससे पानी कंटेमिनेटेड हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। ये बहुत गंभीर आरोप हैं और अगर देश के लोगों ने इन आरोपों पर विश्वास कर लिया तो फिर महाकुंभ में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। लेकिन क्या ये आरोप सही है? इस बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया और कहा कि कुंभ के आयोजन में भगदड़ की घटनाएं उस समय भी होती थी जब विपक्षी दलों की सरकारें थीं, लेकिन यही विपक्षी दल अब ऐसी घटना पर यह राजनीति कर रहे हैं। सर, कुंभ मेला की बात की। सर, कुंभ मेला में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन, 800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। बहुत दुख की बात है, हमारी संवेदना है हर एक व्यक्ति से। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जाने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के समय हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और 800 लोगों की मृत्यु हुई। राजीव गांधी जी के समय 1986 में 200 लोग 200 people died ड्यूरिंग द कुंभ मेला। तब इनके मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ वहां पे कुंभ मेला में गए। वीआईपी मूवमेंट की वजह से 200 लोगों की मृत्यु हुई, उसका ये लोग जवाब दिया एक के बाद एक। 2013 में प्रयागराज में 8 करोड़ लोग आए, 42 लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ तो 40 करोड़ लोग से अधिक आए। आपने भी बात नोट की होगी, हमारे देश में बुरी खबर आग की तरह फैलती है। हमारे देश में दुष्प्रचार आग की तरह फैलता है, झूठ आग की तरह फैलता है और सच जो है वो धीरे धीरे आता है। और कई बार जब ये दुष्प्रचार होता है तो अफवाहों के रूप में ये लोगों के मन में अपना घर बसा लेता है। इसलिए केंद्र सरकार को और यूपी की सरकार को ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, इससे पहले कि अफवाहें फैलें, इससे पहले कि लोग इस पर विश्वास करने लगे। सरकार को स्पष्ट आंकड़े बताने चाहिए, सरकार को इस पूरे मामले में एक और स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं उन पर लोग विश्वास करें या ना करें, ये लोगों को स्पष्ट होना चाहिए उनके सामने। और जिस समय हमारे विपक्ष के नेता ये साबित करने में लगे हैं कि महाकुंभ की भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं और महाकुंभ फेल हो चुका है, ऐसे में विदेशों से आए लोग अब भी महाकुंभ में भारत की हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति को महान बता रहे हैं, इसे नमन कर रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। इनका कहना है कि जैसी अनुभूति उन्हें प्रयागराज के संगम में स्नान करने से हुई, वैसी उन्हें आज तक किसी और काम में नहीं मिली। सोचिए, सारे लोग हमारे देश के नहीं हैं, फिर भी ये सनातन संस्कृति का इतना सम्मान कर रहे हैं, जबकि हमारे अपने देश में महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार भी हो रहा है और राजनीति भी जमकर हो रही है। रोग हरे सब पीर चपत निरंतर हनुमत वीर संकट तेन हनुमान चुरावे मन क्रम बचन ज्ञान चुलावे। हर महादेव, हर हर महादेव। I feel the deep connection that these humans have with the spirits, with their gods, and is a very beautiful moment of devotion from what they feel that it's a special moment in their life to
to attain Mochka, no? There is the entire population of Italy in one place. It's just unbelievable. Once in your lifetime, it's the most biggest party in the world, and everything is fantastic. Goat bumps, you must be here to experience. You cannot tell it by pictures or something. This is fantastic. It's like the most important spiritual life in my life. Spiritual day, I'm sorry, in my life, like really. And have the honor to do it with the Nagasadhus, the same men that I'm crazy about them. It's really a privilege. I want to enjoy the whole procedure, enjoy the bath, enjoy the moment. I'm very grateful that I'm here today because you never know. You go to bed and you never know if you're going to wake up. So I'm super grateful that I'm here today again. I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process, but I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know, actually I began to understand now the people of India. I was here before, but I never saw it this way. Now I understand more the religion and how it's, people are really into it so much that it's unbelievable. Yeah, अच्छा लगा. I love India, and I was waiting for this time for a very long time actually. It's 20 years I'm traveling to India. I've been to Haridwar, to Mahakumbh, but taking this Snan today, Shahi Snan Basant Panchami with Sadhu Baba, to me it's beautiful. Because I love Indian culture. I'm taking photos of sadhus for 16, 18 years. But today no photos, just Snan, and just enjoy Maganga or Yamuna or Saraswati, Nadi Darshan, it's beautiful. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big blessings. It feels very energizing, very wonderful. Thank you so much, Ma India! It's my second Mahakumbh. I've been in 2021 in Haridwar. I was blessed to do 4 Sakhi Snans, but this one is very special for me because it's my birthday today. I need to go. I wish you everyone goodbye from Sebastian from India. Bye bye. अब देखिए, ये भारत के लोग नहीं है, बाहर से आए हैं. ये वीआईपी भी नहीं है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं है. लेकिन इन्हें कोई शिकायत नहीं. इनके चेहरे पर आपने कोई शिकन नहीं देखा होगा. ये 10-10 किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत नहीं कर रहे. ये व्यवस्था को लेकर शिकायत नहीं कर रहे. ये ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि ये बड़े परेशान हो गए यहां आकर. सारे लोग खुश हैं. इनके चेहरे पर आपको खुशी नजर आ रही है, मुस्कुराहट नजर आ रही है. और आप देख सकते हैं कि सारे लोग, ये जो बाहर से आए हैं, ये कितने प्रसन्न हैं कि क्या भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी और अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है. दिल्ली की बदलती डेमोग्राफी पर एक नई रिपोर्ट आई है जिसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने प्रकाशित किया है. और इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ऐसे 20 हॉटस्पॉट्स या इलाके बन चुके हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है. इनमें सीलमपुर, शाहीन बाग, जाकिर नगर, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन, जाफराबाद, शाहदरा, रोहिणी, द्वारका और खान मार्केट का इलाका
प्रमुख हैं। इनमें से 8 इलाके ऐसे हैं जिनकी संसद भवन और भारत के सुप्रीम कोर्ट से दूरी 10 किलोमीटर या उससे भी कम है। और ऐसा अनुमान है कि 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 20 लाख आबादी अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों की इस समय हो सकती है। इस रिपोर्ट में भी ऐसे 400 घुसपैठियों का सर्वे किया गया जो दिल्ली के इन 20 इलाकों में रहते हैं। और इस सर्वे में जो बात सामने आई वो आज आपको चौंका देंगी। पहली बात, दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की 45% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, जहां इन्हें मुफ्त बिजली मिलती है और मुफ्त पानी इन्हें मिलता है और बाकी तमाम सरकारी योजनाएं जो हैं उन सब का लाभ ये लोग भी ले रहे हैं। दूसरा, इनमें से 90% घुसपैठिए असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे सरकार के पास इनके बारे में ना तो कोई डेटा है, ना आंकड़े हैं, ना कोई जानकारी है। तीसरा, ये भारत के नागरिकों के मुकाबले 30 से 40% कम पैसे में काम करते हैं, जिससे इन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन भारत के नागरिकों को काम नहीं मिलता और उन्हें बेरोजगार ही रहना पड़ता है। यानी ये जो लोग हैं ये भारत के लोगों के रोजगार को भी छीन रहे हैं। चौथी बात, ये देश के संसाधनों का पूरा फायदा इस समय उठा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इन्हें मुफ्त इलाज मिलता है। इनके कारण दिल्ली के सरकारी अस्पताल पूरे साल भरे रहते हैं। दिल्ली के जिन 20 इलाकों में इनकी आबादी ज्यादा है वहां स्कूलों में इनके बच्चों की संख्या में भी 20 से 30% की वृद्धि हुई है। और दिल्ली में एक पूरा ऐसा रैकेट है जो इन घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने में इनकी मदद करता है। इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और बहुत सारे लोगों ने तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में फर्जी पहचान पत्र बनवाने के मामलों में 15 से 20% की वृद्धि आई है। और इसी रिपोर्ट में लिखा है कि कई बार स्थानीय नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इन घुसपैठियों की कई तरह से मदद करते हैं। इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं और इन्हें मुफ्त की रेवड़ियों का लाभ भी स्थानीय नेता दिलवा देते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण ये कि सरकारी संपत्तियों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण और अवैध कब्जा यही घुसपैठिए करते हैं। अब सोचिए, ये सब कुछ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है तो बाकी के इलाकों में क्या होता होगा। जो लोग बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ करके भारत में आ रहे हैं उनके लिए दिल्ली सबसे सुरक्षित स्थान बन गई है। 30% घुसपैठिए 10 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में रहते हैं। 40% घुसपैठिए 5 से 10 साल तक दिल्ली में रहते हैं और 30% घुसपैठिए 5 साल से कम समय तक दिल्ली में रहते हैं और फिर उसके बाद ये देश के दूसरे राज्यों में और दूसरे शहरों में चले जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर ये घुसपैठिए किसी तरह पकड़े भी जाते हैं तो इन्हें वापस इनके देश में डिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आज भी डिपोर्ट करने के ऐसे 70% मामले लंबित पड़े हैं और बांग्लादेश और म्यांमार में ने इन लोगों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए यह भी संभव नहीं है कि अगर ये पकड़े भी जाएं तो इन्हें इनके देशों में वापस भेजा जा सके। यहां 2 बातें और बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, सीलमपुर, शाहीन बाग, जाकिर नगर, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन, जाफराबाद और शाहदरा के जिन इलाकों में अवैध घुसपैठियों की आबादी सबसे ज्यादा है वहां कई इलाकों में पुलिस को भी जाने से रोका जा चुका है, या आप ये मान लीजिए कि पुलिस भी वहां जा नहीं पाती इनके इलाकों में। और दूसरा, वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों में प्रमुख रूप से जो दिल्ली के दंगे थे वो इन्हीं इलाकों में हुए थे जहां ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा है। देश के बाकी बड़े राज्यों की तरह दिल्ली में भी हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुसलमानों की आबादी में वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में दिल्ली में हिंदुओं की आबादी 84% थी, जो वर्ष 2011 में 81.6% रह गई, घट गई। जबकि मुसलमानों की आबादी दिल्ली में 5.7% थी उस समय और अब यह बढ़कर 2011 में 12% हो गई। और ये तो हम आंकड़े आपको 2011 के बता रहे हैं, अब इससे भी ज्यादा हो चुकी होगी। यानी पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में 2.5% हिंदू कम हो गए और 7% मुसलमान बढ़ गए। और ये आंकड़े भी वर्ष 2011 के हैं और आज जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो 2025 चल रहा है, ये आंकड़े और भी ज्यादा अब बदल चुके होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं
कि पिछले 13 वर्षों में यह स्थिति और कितनी बदल चुकी होगी। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, सब बातें जेएनयू की इस 114 पन्नों की रिपोर्ट में लिखी है और आप चाहें तो इस रिपोर्ट को इंटरनेट पर आसानी से खोजकर पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने वादा किया है कि वो दिल्ली को अगले 2 वर्षों में अवैध घुसपैठियों से मुक्त कर देगी, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहां आके कंट्रीब्यूट करते थे और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्या आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। तो दिल्ली की जनसंख्या में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है धीरे धीरे समय के साथ साथ, ये आपकी स्क्रीन पर है। आप ऊपर जो लाइन देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं हिंदू आबादी के, जो लगातार 1951 से लेकर अब 2011 और 2025 तक लगातार गिर रही है। आप देख सकते हैं ऊपर 84.2% से शुरू होकर अब 81.7% है और मुस्लिम आबादी 5.7% पर शुरू हुई थी और 2011 में यह लगभग 13% पर पहुंच चुकी है। तो हिंदू आबादी धीरे धीरे कम हो रही है और मुस्लिम आबादी धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ रही है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस तरह के मुद्दे चुनावों से पहले ही क्यों उठाए जाते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही मुद्दा उठा था, झारखंड के चुनाव में भी इसी मुद्दे पर राजनीति हुई थी और उससे पहले उत्तराखंड और कर्नाटक के चुनाव में भी बिल्कुल यही हुआ था। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में घुसपैठ का मुद्दा चुनावी राजनीति से बाहर कब आएगा और क्या चुनावों के बिना भी राजनीतिक पार्टियां घुसपैठ के खिलाफ कभी अपनी गंभीरता दिखाएंगी। दुर्भाग्य अभी यह है, घुसपैठ तो हो रही है, ये घुसपैठिए हमारे ही देश के नागरिकों का हक मार रहे हैं, उनके हिस्से की नौकरियां ले रहे हैं, उनके हिस्से का बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल सब कुछ ले रहे हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे चुनावों से ठीक पहले उठते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ये मुद्दे शांत हो जाते हैं। इसमें होना यह चाहिए कि इन मुद्दों को लेकर हमारे देश के नेताओं को गंभीरता दिखानी पड़ेगी। 12 महीने 24 घंटे, और जब चुनाव हो भी जाएंगे उसके बाद भी इन मुद्दों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये मुद्दे असल में इस्तेमाल हो रहे हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। असल में इन मुद्दों का जो महत्व है वो चुनावों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में इस बार ज्यादातर लोग जो भी बाहर सड़क पर मिलते हैं अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में इस बार बीजेपी आ रही है। आज हम आपको आंकड़ों के साथ ये बताएंगे कि दिल्ली में क्या बीजेपी आ सकती है, आएगी तो कैसे आएगी और कितने % वोट स्विंग अगर हो गए तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन सकती है। तो दिल्ली में ऐसी सीटों की संख्या 12 है जो दलितों के लिए आरक्षित हैं और पिछली बार आम आदमी पार्टी को इन सभी 12 सीटों पर जीत मिली थी। तो पहली बात तो यह है कि जो दलित सीट हैं 12 की 12 वो आम आदमी पार्टी की हैं और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी सीटों पर दलित वोट आम आदमी पार्टी को ज्यादा पड़ रहे हैं। ऐसी सीटों की संख्या 9 है जिन पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं और पिछली बार आम आदमी पार्टी को 9 में से 9 सीटें मिली थी। तो दलितों की सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो भी सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती पिछली बार। बाकी के जो 49 सीट बची जिन पर आम आदमी पार्टी को 51% और बीजेपी को 41% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी इनमें से 41 सीटें जीती और बीजेपी ने इसमें से 8 सीटें जीती। अब अगर इस बार के चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी के पक्ष में 6% वोट स्विंग होते हैं तो बीजेपी 36 सीटें जीत जाएगी और आम आदमी पार्टी 34 सीटें जीतेगी। इनमें दलितों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर 6% वोट स्विंग होने से आम आदमी पार्टी को 58 की जगह 52% वोट मिलेंगे और बीजेपी को 35% की जगह 41% वोट मिल सकते हैं और इन सीटों में 9 सीटें आम आदमी पार्टी और 3 सीटें बीजेपी इस बार जीत सकती है।
ये तो है दलितों की सीटें। 6% वोटों के स्विंग होने से मुसलमानों के प्रभाव वाली 9 सीटों में से आम आदमी पार्टी 6 सीट ही जीत पाएगी और बीजेपी 3 सीट उससे छीन लेगी, जबकि बाकी की 49 सीटों पर 66% वोटों के स्विंग होने से इन सीटों पर आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, 6% वोट स्विंग होने से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर के बीच अंतर बहुत कम रह जाएगा और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 51% से 45% रह सकता है अगर ऐसा हुआ, और वो 41 से 19 सीटों पर आ सकती है, और बीजेपी का वोट शेयर 41% से 47% हो सकता है और वो 30 सीटें जीत सकती है। यानी अगर आम आदमी पार्टी के 6% वोट कम हो गए और बीजेपी के 6% बढ़ गए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फिर से वापसी यहां पर हो सकती है। आप यहां बड़ी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी 36 सीटें जीतेगी और आम आदमी पार्टी 34 सीटें जीतेगी। लेकिन इससे आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस बार मुकाबला कांटे का है। मतलब यह ऐसा T20 का मैच होगा जो आखिरी ओवर तक और आखिरी बॉल तक जाएगा, और फिर यह देखना होगा कि आखिरी बॉल पर कौन सी टीम चौका या छक्का लगाती है। इसलिए बहुत कांटे का मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। आंकड़े आप देख सकते हैं, अगर 6% से भी ज्यादा वोट स्विंग हो गया तब फिर ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में आपको और ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन अगर वोट स्विंग 6% से कम हुआ तब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अब आप यह देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल को दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी शिक्षा मॉडल पर एक नया वीडियो बनाकर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के छात्रों से अपनी एक मुलाकात का वीडियो बनाया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और वो 9वीं से 10वीं कक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को पास करके भेजती है जिनके अच्छे नंबरों से पास होने की गारंटी होती है। यानी 10वीं कक्षा के अच्छे रिजल्ट के लिए दिल्ली की सरकार छात्रों के साथ बेईमानी कर रही है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। अब आप ये देखिए कि आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का नाम क्यों लिया। आज राहुल गांधी ने चीन की बड़ी प्रशंसा की और उसे भारत की तुलना में कम से कम 10 वर्ष आगे बताया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसी हुई है। भारत हर चीज के लिए चीन पर निर्भर है। चीन वस्तुएं बनाता है और भारत केवल उनका इस्तेमाल करता है। यानी भारत सिर्फ एक बाजार है। असली जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीन में होती है और भारत तो एक बाजार बनकर रह गया है। मेक इन इंडिया की नाकामी ने चीन को एक बहुत बड़ा मौका दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा के मामले में भी चीन भारत से 10 साल आगे है। We talk about defense, and today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। This mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China.
we have to start building a production network so that we can get access to production data. Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. तो आज के भाषण में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को चाइना का जो विकास का मॉडल है वो काफी पसंद है और वो चाइना के विकास के इस मॉडल से काफी प्रभावित भी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विदेश मंत्री जिस भी देश में जाते हैं वहां की सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण की अपील करते हैं और वो अमेरिका भी इसलिए गए थे ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाए। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where तो आज के भाषण को अगर आप सुनेंगे तो राहुल गांधी को भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर यकीन नहीं है, भारत की सेना पर यकीन नहीं है और विदेश नीति पर भी यकीन नहीं है। साथ ही उन्होंने आज यह भी कहा कि शायद उन्हें चुनाव पर भी यकीन नहीं है और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर भी उन्हें भरोसा नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में 5 महीने में वोटर्स की संख्या करीब 70 लाख बढ़ गई थी और यह कहकर उन्होंने यह इशारा करने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव था विधानसभा का वो भी फ्री और फेयर नहीं था, यानी उसमें भी कुछ मिलावट हुई है। Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। Population of Himachal Pradesh has voted, extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha so we can calculate who these new workers are. अब डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात चल ही रही है तो आपको यह भी बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है और इससे पूरी दुनिया पर ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर अतिरिक्त 10% तक का टैरिफ बढ़ा दिया गया है और अब ये तीनों ही देश अमेरिका पर भी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये शब्द आप बार बार सुनते होंगे कि एक टैरिफ वॉर चल रहा है। आपको समझाते हैं कि टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी या सीमा शुल्क। ये एक तरह का टैक्स होता है। जब किसी देश में किसी दूसरे देश की कोई कंपनी अपना सामान बेचती है तो इन इंपोर्टेड वस्तुओं पर यह टैक्स लगाया जाता है। इससे उस देश का रेवेन्यू बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है और दुनिया भर के देश अपने बाजार में सामान बेचने के लिए विदेशी कंपनियों से यह टैक्स वसूलते हैं और कुछ देशों में यह टैक्स ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को टैरिफ मैन कहते हैं। उनका मानना है कि दूसरे देशों की वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी व्यापारियों को फायदा होता है और ऐसा माना जाता है कि टैरिफ बढ़ने से विदेशी सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो महंगी हो जाती हैं, जिससे वही सामान बनाने वाली घरेलू कंपनियों को फायदा होता है। डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगाते हैं कि अमेरिकी सामान पर कई देश ज्यादा टैरिफ लगाकर फायदा वसूलते हैं और वही देश अमेरिका में लगने वाले कम टैरिफ का भी फायदा उठाते हैं। वर्ष 2018 में अमेरिका और चीन के बीच इसी मुद्दे पर एक बहुत बड़ा टैरिफ वॉर शुरू हो गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर उस समय जो टैरिफ है वो 3.1% से बढ़ाकर सीधे 21% कर दिया था, यानी 7 गुना वृद्धि कर दी थी।
इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर अपने देश में टैरिफ 8% से बढ़ाकर 21.8% कर दिया। दोनों ही देशों के इस ट्रेड वॉर में इनकी कंपनियों को और लोकल ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ा। विदेशी कंपनियों का व्यापार कम हो गया और लोकल ग्राहकों को वही सामान ज्यादा दाम पर यानी महंगा खरीदना पड़ा। कुछ वक्त बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों के बीच इस मामले को सुलझाया। डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन देशों पर भी टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं और यह भी संभव है कि उनकी इस लिस्ट में भारत का नाम भी आ जाए। पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था। उनका कहना था कि भारत अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की वापसी का असर इस बार भारत के बजट में भी दिखाई दिया है और ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। आपने नोट किया होगा, इस बार आम बजट में विदेशी मोटरसाइकिल, कार और स्मार्टफोन के स्पेयर पार्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है। इससे हार्ले डेविडसन, टेस्ला और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। विदेशी मोटरसाइकिलों पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 40% तक कम कर दी गई है और यह पहले 50% हुआ करती थी। इसलिए अगर आपको हार्ले डेविडसन खरीदनी है तो यह सही समय है खरीदने का। इसी तरह से विदेशी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से कम करके अब 70% कर दी गई है। अब आप विदेशी कार भी सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं और पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बहुत बढ़ा है। वर्ष 2019 और 20 में भारत और अमेरिका के बीच करीब 6,30,000 करोड़ रुपए का व्यापार था, जो 2023-24 में बढ़कर 9,91,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। टैरिफ को लेकर अमेरिका क्यों परेशान है, इसे आप इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अमेरिका की कंपनी हार्ले डेविडसन की एक मोटरसाइकिल की कीमत अमेरिका में 10 लाख रुपए है, लेकिन यह कंपनी भारत में वही मोटरसाइकिल अगर बेचेगी तो उस पर 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जिससे भारत में इसकी कीमत बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन भारतीय कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत भारत में अगर 10 लाख रुपए हो तो वो अमेरिका में मात्र 10,24,000 रुपए में ही मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है भारत में बनी हुई मोटरसाइकिल पर। तो यह है टैरिफ वॉर का और टैरिफ का खेल। और दुनिया में रहने वाला इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, और ऊपर बैठा भगवान हमारी सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी रह गई।